हेलो गाइस, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु संचालित योजनाएं, कार्यक्रम, आयोग और बोर्ड, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के महिला पर्यवेक्षक भर्ती प्रक्रिया में सिलेबस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके तहत हम मिशन शक्ति का चर्चा करेंगे। मिशन शक्ति के अंतर्गत अनेकों योजनाएं आते हैं। यह एक अपने आप में सभी महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु जितने भी योजनाएं संचालित है उन सब का इंटीग्रेशन है। इसे अम्ब्रेला योजना कहा जाता है। अम्ब्रेला योजना मतलब सभी योजनाओं का इंटीग्रेशन, एक ही छत के नीचे सभी योजनाओं का लाभ। यह है मिशन शक्ति, जो कि अम्ब्रेला योजना है। जैसे कोई महिला हिंसा से पीड़ित है और वह 112 या 181 जो महिला हेल्पलाइन नंबर है वो डायल करती है, तो वहाँ पे पुलिस आ जाएगा। पुलिस के साथ साथ उसका जिम्मेदारी होगा कि एम्पावरमेंट से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उन सब से वह उस महिला को अवगत कराए। कानूनी प्रक्रिया में जो भी है, कानून संबंधी जानकारी है, उसको स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या आई है इस हिंसा के बीच या उत्पीड़न के बीच, उसके मनोविज्ञान में जो असर पड़ा है तो उसको मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ के पास ले जाया जाएगा। तो जो संपूर्ण योजना है उन सब का एक इंटीग्रेशन है मिशन शक्ति। इसके बाद है नौनी सुरक्षा योजना, उसके बाद है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। यह योजना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित है तो यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौशल्या मातृत्व सहायता योजना, महिला जागृति शिविर, दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम, नवा बिहान योजना, सुचिता योजना। आज की कड़ी में हम यह सब योजना देखेंगे। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ महिला कोष की योजनाएं यह भी देखेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं महिला एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु संचालित योजनाएं, कार्यक्रम, अधिनियम, आयोग, बोर्ड। इसके अंतर्गत मिशन शक्ति, जो कि अपने आप में कोई अलग से योजना नहीं है, सभी योजनाओं का इंटीग्रेशन है। यह 1 अप्रैल 2022 को अम्ब्रेला योजना के रूप में घोषित हुआ। मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं हैं जो संबल एवं सामर्थ्य है इसके अंतर्गत, मिशन शक्ति के अंतर्गत। और ये जो संबल और सामर्थ्य है उसके तहत अनेकों योजनाएं हैं। जैसे संबल की उप योजनाओं में महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु सखी, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तथा सामर्थ्य का जो उप योजना है उसके तहत महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, हब, महिलाओं का सशक्तिकरण, शक्ति सदन एवं सखी निवास शामिल है। जैसे समझ सकते हैं कि जो संबल योजना है वो रक्षात्मक कार्य के लिए है और जो सामर्थ्य योजना है वह सशक्तिकरण के लिए है। तो हम मिशन शक्ति में सामर्थ्य योजना के तहत प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को देखते हैं। इसकी पृष्ठभूमि है, जैसे कि हमें ज्ञात है, यह हमेशा जानकारी में आता है कि महिलाओं को अल्प पोषण का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। देश में हर तीसरी महिला अल्पपोषित है तथा दूसरी महिला रक्ताल्पता से पीड़ित है। 2 में से 1 महिला रक्ताल्पता से पीड़ित है। कम रक्त की समस्या लगभग प्रायः बनी रहती है। कम वजन, शिशु को जन्म देते समय भी उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, कुपोषण से ग्रसित रहती है। यह पूरे जीवन काल में चलता रहता है। और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि आर्थिक और सामाजिक तंगी के कारण कई महिलाएं गर्भावस्था के आखिरी दिनों तक अपने परिवार की जीविका अर्जित करना जारी रखती है। बच्चे पैदा होते तक काम करती रहती है। उसके बच्चे पैदा होने के कुछ 2-4 महीने बाद ही अपने पुनः काम में शुरू हो जाती है, क्योंकि आर्थिक तंगी रहता है पैसे का। इन सब के वजह से, इन सबको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2013 के अनुसरण में देश के सभी जिले में दिनांक 1/1/2017 से यह योजना लागू है। इसके तहत लाभार्थी महिला जो केंद्र व राज्य के गवर्नमेंट जॉब में है वह शामिल नहीं होगी। उसके अलावा जितने भी महिलाएं हैं जो स्तनपान कराने वाली हैं वह सब इस योजना के लिए पात्र होंगी। इसमें दिया गया है। इस योजना के लाभ क्या क्या है इसको हम देख लेते हैं एक बार। योजना के अंतर्गत प्रथम जीवित संतान के लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपये का राशि दिया जाएगा जो माताएं हैं उसको। लेकिन वर्ष 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए यह जो 5,000 की राशि है वह केवल 2 किस्तों में 25-25 रुपये की किस्तों में दिया जाएगा, तथा द्वितीय संतान अगर बालिका होती है तो एक मुश्त 6,000 रुपये दिया जाएगा। यह प्रावधान किया गया है। तो इसकी जो उपलब्धि है वह हम देख लेते हैं और इसको रिमार्क कर लीजिए। यह एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा हो सकता है एग्जाम के लिए। इसकी जो उपलब्धि है वह प्रधानमंत्री मातृत्व योजना अंतर्गत योजना प्रारंभ से दिसंबर 2022 तक कुल 2,71,123 हितग्राहियों का आवेदन ऑनलाइन दर्ज किया गया है, तथा परीक्षण उपरांत कुल 97,411 हितग्राहियों को कुल राशि रुपये 43,15,05,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। योजना आरंभ से अब तक कुल 7,55,645 हितग्राहियों को लाभान्वित करते हुए कुल राशि रुपये 288.26 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। आप इस आंकड़े को याद रखिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा।
अगला है मिशन शक्ति में सामर्थ्य के तहत हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। यह भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू मिशन शक्ति के समर्थ घटक अंतर्गत राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र एवं जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका अर्थ है राज्य में एक महिला सशक्तिकरण केंद्र स्थापित होगा तथा जिला स्तर पर एक महिला सशक्ति केंद्र स्थापित होगा। सशक्तिकरण हेतु एक केंद्र स्थापित होगा जिसमें जिला स्तर पर व राज्य स्तर पर पदाधिकारियों की जो संख्या है वो 8-8 होगी। इसके तहत महिलाओं को संचालित योजनाओं का अनुश्रवण, समीक्षा, समन्वय एवं मिशन के कार्यों में सहयोग स्थापित किया जाएगा तथा सशक्तिकरण हेतु महिला संबंधित जितने भी योजनाएं हैं उसकी जानकारी दिया जाएगा इस योजना के तहत। अगला है मिशन शक्ति के संबल के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में 100 चयनित जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दिनांक 22 जनवरी 2015 से लागू किया गया। इस डेट को आप याद रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले में वर्ष 2015 तथा बीजापुर जिले में वर्ष 2018 चयन हुआ। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले रायगढ़ जिला को चयन किया गया 2015 में, उसके बाद बीजापुर को चयन किया गया 2018 में, जिसमें प्रति जिला 50 लाख रुपए का व्यय का प्रावधान किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रत्येक जिला में लागू किया जाना है। यह छत्तीसगढ़ शासन की प्रतिबद्धता है। आखिरकार इस योजना का आवश्यकता ही क्यों पड़ी, जबकि पढ़ाई के नाम में राइट ऑफ एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का पूर्णतः अधिकार है तथा सबका साथ सबका विकास के तहत बचाव का भी अधिकार है, अपना संरक्षण का भी अधिकार है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बच्चियों को हमेशा हेय की नज़र से देखा जाता है, उसको अपना बोझ समझा जाता है। इस कारण जन्म से ही पहले ही लिंग परीक्षण करके अल्ट्रासाउंड के जरिए अक्सर यह देखा जाता है कि बच्चियों का जन्म से ही पहले ही अल्ट्रासोनोग्राफी आदि के जरिए लिंग परीक्षण करके भ्रूण को ही हत्या कर दिया जाता है, भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। बालिकाओं की उत्तर जीविता यह सब सुनिश्चित नहीं रहती, शिक्षण भी अच्छे से नहीं हो पाता। इस कारण इस योजना का मूल उद्देश्य है बच्चे के जन्म के समय जो लिंग विभेद को समाप्त करना, बालिकाओं की उत्तर जीविता व उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, शिक्षा को सुरक्षित करना, सुरक्षा को सुनिश्चित करना। क्योंकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में स्त्री व पुरुषों की जो अनुपात है 1000:991 है, जबकि 2000 जनगणना में यह अनुपात 1000:989 रहा था। दूसरी ओर 2011 की जनगणना अनुसार बाल स्त्री पुरुष अनुपात मतलब 0 से जो 6 वर्ष के बच्चे हैं उनमें 1000 पुरुष हैं, तो इधर जो बच्चियां हैं वह 969 ही हैं, जो कि 2001 की जनगणना में 975 था, उससे 6 कम है। जैसे एक साल में 1000 बच्चे जो लड़के हैं 1000, 0 से 6 वर्ष की उम्र है उसमें 1000 बच्चे हैं, तो इधर लड़कियों की जनसंख्या 969 है। यह है लिंगानुपात का भेद, लिंगानुपात में कमी। हमारा राज्य भले ही अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी स्थिति में है, पर यह उतना भी अच्छी स्थिति नहीं है। इसको सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए। इस कारण से यह योजना की आवश्यकता पड़ी और यह जो आंकड़ा है इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। तो इस योजना का जो लक्ष्य है उसका है बाल लिंगानुपात में कमी लाना, लिंगानुपात में सुधार करना, बालिकाओं की पोषण स्तर में सुधार करना तथा ICDS कार्यक्रम का सर्वव्यापीकरण करना तथा बालिकाओं की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करना, स्कूलों में कॉलेजेस में बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना, उच्चतर माध्यमिक स्तर तक अधिक से अधिक बालिकाओं का पंजीयन सुनिश्चित करना। देखा जाता है कि पहली से 8वीं तक पढ़ा दिए बालिका को, उसके बाद रहने दिए, ऐसा नहीं चलेगा। इस योजना के तहत जो है 12th के बाद आने वाले ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई को सुनिश्चित करना, सभी शालाओं में 100% शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना इस योजना का लक्ष्य है। बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा इस हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना। अक्सर देखा जाता है छेड़खानी बालिकाओं के साथ होता है पर उसका कोई रिपोर्टिंग ही नहीं होता, तो इस कार्य को जन जागरण में लाना और सुनिश्चित करना तथा जनप्रतिनिधियों को प्रेरित करना और बालिकाओं के शिक्षा के प्रति सहयोग प्रदान करना। अगर हमारे जनप्रतिनिधि जो है, हमारे जो नेता हैं, वह अपील करेंगे तो उनका बात लगभग कोई नहीं टालेगा। महिला इंपावरमेंट में, वुमेन इंपावरमेंट में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, लेकिन अधिकांश देखा जाता है कि वो खुद इसके प्रति सजग नहीं होते। जैसा कि देखा जा रहा है संसद में महिला आरक्षण हेतु बिल पड़ा हुआ है, परंतु आज तक वह पास नहीं हो सका। सरकार के पास मेजॉरिटी है, फिर भी आज तक कोई पास कर ही नहीं सका, क्योंकि उनका खुद का उद्देश्य ही नहीं है पास करने का, यह देखा जाता रहा है। तो इस जो योजना है उसकी अभी तक की उपलब्धि जो है, भारत सरकार द्वारा जारी मिशन शक्ति की मार्गदर्शिका अनुसार अब यह योजना प्रदेश के समस्त जिले में लागू होगी तथा प्रत्येक जिले हेतु मानदंड अनुसार व्यय की सीमा 20 से 30 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। इस हेतु वर्ष 2022-23 के अनुपूरक अनुदान में 1.60 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत इसका मोटा मोटी कहना यह है कि अब यह राज्य के हर जिले में लागू होगी और इस हेतु 20 से 30 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा और 2022-23 के जो अनुपूरक अनुदान होता है बजट के तहत, उसमें 1.60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस कड़ी में अगला योजना है मिशन शक्ति संबल सखी वन स्टॉप सेंटर। यह योजना महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा
यूनाइटेड नेशन द्वारा 1993 में अंतर्राष्ट्रीय समझौता पत्र तैयार किया गया था, जिसे हम सीडा के नाम से जाने जाते हैं। सीडा का फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव होता है उस प्रवृत्ति को दूर करने का कोशिश इस योजना के तहत किया जाना है। इसमें महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करना, संरक्षण देना, वैधानिक प्रावधानों का उपबंध कराना, कानूनी सहायता देना, घरेलू हिंसा हो चाहे वो बाहर हिंसा हो, लैंगिक हिंसा हो, बलात्कार हो, दहेज उत्पीड़न हो, एसिड अटैक हो, डायन टोन ही कर किसी को मार दिया जाता है उससे उन्मूलन है, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न है, अवैध व्यापार है, बाल विवाह है, लिंग चयन है व भ्रूण इत्यादि की जो समस्या समाज में जो भी कुरीति विद्यमान है उसके अगेंस्ट यह कार्यक्रम है। सखी वन स्टॉप सेंटर 2015 से राज्य में रायपुर में संचालित हो रहा है। वन स्टॉप सेंटर में सभी वर्ग, धर्म, संप्रदाय की विवाहित, अविवाहित, विधवा या परित्यक्त बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, 18 से कम उम्र की महिलाएं, जितने भी महिलाएं हैं वह सब इसमें शामिल होती है। वर्तमान में राज्य में 27 जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर हैं और सरकार का प्रयास है कि यह सभी जिलों में जो नवीकृत जिले हैं, नए जिले बने हैं, उनमें भी यह जल्द से जल्द प्रारंभ होगी। इसका उद्देश्य के तहत जैसा कि घर के भीतर हो, घर के बाहर हो, जो भी संकटग्रस्त स्त्री हैं उसको एक छत के नीचे एकीकृत रूप में सारी सुविधाएं, सारी सहायताएं उपलब्ध हो। किसी भी रूप में पीड़ित महिला हो, बालिका हो, आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार की आपातकालीन सुविधा एक ही छत के नीचे तत्काल उपलब्ध कराया जाए। इसमें अस्थायी आश्रय है, चिकित्सा है, विधिक सहायता है, मनोवैज्ञानिक सलाह है, मानसिक चिकित्सा का मनोवैज्ञानिक सलाह है, परामर्श सुविधा, यह सब सम्मिलित है। यह जो सखी वन स्टॉप सेंटर है उसके तहत अनेकों योजनाएं हैं, जैसे कुछ सेवाएं मिलना है। पहला आपातकालीन सहायता एवं बचाव सेवा, इसके तहत कोई भी महिला अगर पीड़ित है वह 118 जो महिला हेल्पलाइन 181 जो महिला हेल्पलाइन नंबर है, अथवा 112 जो पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है, अथवा अन्य माध्यम से जो विभागीय अधिकारी हैं उनको सूचना मिलता है तो उसको उस महिला या बालिका को तुरंत प्रोटेक्ट किया जाए और आश्रय गृह में भिजवाया जाए। इसके तहत यह प्रावधान है। आपातकालीन सहायता एवं बचाव के तहत, चिकित्सीय सहायता के तहत अगर जो पीड़िता है उसको हिंसा से पीड़ित है या कुछ और से पीड़ित है, हिंसा से पीड़ित है तो उसको चिकित्सीय सहायता, जांच की सुविधा है, भारत सरकार जो प्रोटोकॉल है उसके तहत किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार चिकित्सीय जांच है, मनोवैज्ञानिक सलाह है, यह सब दिया जाएगा। अगर महिला को FIR करने का अधिकार भी रहेगा जो अपराधी है उसके खिलाफ, तो इसके लिए वन स्टॉप सेंटर के तहत ही वह आवेदन कर सकती है। अगला है मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श, सलाह व सहायता। इसके तहत महिलाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परामर्शदाता की सेवाएं वन स्टॉप सेंटर में आवश्यकता अनुसार उपलब्ध है। परामर्शदाता द्वारा उचित रीति नीति में महिलाओं का आत्मविश्वास जागृति करना, वांछित सहायता देना, सलाह देना तथा महिला अधिकारियों के सभी अवयवों से अवगत कराने की कार्यवाही करना। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की जितने भी योजना है वो सब से अवगत कराना उस महिला को जो पीड़िता है उसको, और उसके तहत जो आगे अपना जो जीविका के लिए करना चाहती है वह सब कर पाए। अगला है विधिक सलाह सहायता, विधिक परामर्श देना। जैसे हिंसा से पीड़ित है महिला तो इसके लिए कानूनी पचड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, उन सब का सलाह देना तथा राज्य द्वारा निःशुल्क वकील की भी व्यवस्था किया जाता है, विधिवेत्ता की भी व्यवस्था किया जाता है, जो कि संविधान में DPSP में अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का कर्तव्य है। अगला है आपातकालीन आश्रय की सुविधा। अगला है आपातकालीन आश्रय की सुविधा। इसके तहत वन स्टॉप सेंटर में 5 बेड की व्यवस्था है तथा इसमें पीड़िता जो है महिला है उसको 5 दिवस अस्थायी आश्रय दिया जाता है तथा जो आगे की कार्यवाही है उसके बारे में अवगत भी कराया जाता है। अब इसके आगे है सखी वन स्टॉप सेंटर का जो संचालन है वह प्रदेश की 27 जिलों में अभी है, नवीनतम जिलों में खोलने की संभावना जारी है। प्रदेश में 4 जिला क्रमशः रायपुर, सरगुजा, बस्तर एवं दुर्ग में सखी वन स्टॉप सेंटर स्वयं के भवन में संचालित है तथा 5 जिले बालोद, बेमेतरा, रायगढ़, सुकमा एवं सूरजपुर में सखी वन स्टॉप सेंटर का स्वयं भवन निर्माण की प्रक्रिया जारी है तथा प्रदेश में संचालित, यह डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। प्रदेश में संचालित 27 सखी केंद्रों में नवंबर 2022 तक 35,255 दर्ज प्रकरणों में से 33,199 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। 13,001 प्रकरणों में पीड़िता को आश्रय प्रदान भी किया गया है। तो यह था सभी योजनाओं का साथ सखी वन स्टॉप सेंटर। अगला योजना है मिशन शक्ति संबल महिला हेल्पलाइन नंबर। किसी भी महिला को किसी भी प्रकार की असुरक्षा महसूस होती है तो वह महिला हेल्पलाइन नंबर में कॉल कर सकती है अपनी समस्या का निदान प्राप्त करने के लिए, और इसका एक ऑप्शनल भी है 112, और जो 181 संचालन वर्ष 2016 से प्रारंभ किया गया है। महिला के समस्या हेतु त्वरित निदान, त्वरित सहायता हेतु यह हेल्पलाइन नंबर हमेशा तत्पर रहता है। और इस योजना के लिए केवल लाभार्थी को कॉल करके ही नहीं बल्कि ईमेल है, वेबसाइट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है आदि के माध्यम से भी राज्य के किसी भी कोने में कोई भी महिला बालिका सहायता की मांग कर सकती है, और यह सब निःशुल्क होगा। अगला यह डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। योजना प्रारंभ से नवंबर 2022 तक महिला हेल्पलाइन नंबर 181 में कुल दर्ज प्रकरण 18,156 तथा निराकृत प्रकरण
15,219 शेष प्रकरणों पर कार्यवाही जारी है। जैसे 18,156 प्रकरण दर्ज हुए हैं, केसेस दर्ज हुए हैं, जिसका 15,219 का निराकरण शासन द्वारा किया जा चुका है और शेष जो प्रकरण बचे हैं उस पर कार्यवाही किया जा रहा है। और यह जो आंकड़ा है, नया आंकड़ा नहीं आया है अभी तक, नवंबर 2022 तक का आंकड़ा अभी हमारे पास है। अगर एग्जाम से पहले आंकड़ा आ जाता है तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अवेलेबल करा दूंगा। योजना की कड़ी में अगला योजना है नोनी सुरक्षा योजना। यह योजना बच्चियों की जनसंख्या में वृद्धि के लिए, सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया है। जनगणना जैसा कि हम पढ़ चुके हैं 2001 में बाल लिंगानुपात, जो बच्चों 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो लिंगानुपात है वह 1000 अनुपात 975 था। जो जनगणना वह वर्ष 2011 में 1000 अनुपात 969 हो गया। राज्य में घटते हुए जो बाल लिंगानुपात है इसको कम करना इस योजना का मकसद है, इसलिए नोनी सुरक्षा योजना 1/4/2014 से लागू किया गया है। योजना के अंतर्गत इस योजना को संचालन हेतु LIC, जीवन बीमा निगम एवं विभागों के मध्य अनुबंध किया गया है। इस योजना के उद्देश्य बालिकाओं की शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य में सुधार करना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या रोकथाम, बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच करना। जैसे किसी घर में बालक जन्म हो जाता है, बालक पैदा होता है तो उसका हर्षोल्लास कुछ अलग रहता है और बालिका जन्म होती है तो कम रहता है। इस गैप को, सामाजिक भेदभाव को दूर करना। छत्तीसगढ़ में मूल निवासी तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को 1 अप्रैल 2014 के उपरांत जन्मी अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए यह योजना का पात्र होगी। जो बच्ची 1 अप्रैल 2014 के बाद पैदा हुई है छत्तीसगढ़ राज्य में और BPL, जो गरीबी रेखा से नीचे स्तर के जीवन यापन कर रहे हैं, उनके 2 बच्चों के लिए, मतलब बालिकाओं के लिए यह योजना लाभदायक रहेगी। इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न हो तथा कक्षा 12वीं में हो। जो बालिका जन्मी है उसको सुनिश्चित करना होगा उनके घर वाले को कि 18 वर्ष तक उसका विवाह न हो और वह बच्ची 12वीं कक्षा तक शिक्षा पूर्ण की हो। तब वित्तीय संस्थान द्वारा न्यूनतम 1 लाख रुपए की परिपक्व राशि दिया जाएगा। पहले योजना में पंजीयन होना पड़ेगा, उसके बाद इस योजना से बच्ची को 1 लाख रुपए प्राप्त होगा। इसके लिए शर्त है 12वीं क्लास पढ़ी हो, 18 वर्ष से पहले विवाह ना हो। और इस योजना के तहत पात्र पंजीकृत बालिका के जन्म पर भारतीय जीवन बीमा निगम LIC 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 5,000 रुपये अर्थात कुल 25,000 रुपये विनियोजित किया जा रहा है। योजना प्रारंभ से दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार 72,365 हितग्राहियों को योजना में पंजीकृत किया जा चुका है। यह आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है योजना से प्रारंभ से अब तक योजना के प्रारंभ से अब तक LIC को कुल 122.64 करोड़ की राशि कॉर्पस फंड में विनियोजित की गई है तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपए 25.26 लाख करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। इस योजना के लिए राज्य द्वारा 25.26 करोड़ का बजट प्रस्तावित है, इसको याद करना है। अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। अक्सर यह देखा जाता है कि कन्या के विवाह में जो उसके पिता है, घर वाले हैं, उनको अक्सर गरीबी का, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो यह योजना उन परिवारों को, जो गरीब परिवार हैं, उनके लिए एक रामबाण योजना है। इसके तहत विवाह में जो फिजूल खर्ची होता है वह सब नहीं हो, यह सरकार सुनिश्चित करता है तथा इसके तहत सामाजिक विवाह को प्रोत्साहन दिया जाता है। सामाजिक नहीं, सामूहिक विवाह, सामाजिक भी है, सामूहिक भी है। और दहेज का लेन देन का रोकथाम भी इससे संभव हो सकता है। आइए देखते हैं योजना अंतर्गत देय लाभ। योजना में जो सम्मिलित होगा वह है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार। मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत जो कार्डधारी है वह 18 से अधिक आयु के अधिकतम 2 कन्याओं को 19,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में, जिसमें 15,000 रुपये तक की राशि से वर वधु के श्रृंगार हेतु सामग्री के लिए 14,000 रुपये की राशि, अन्य जो सामग्री लगता है उसके लिए, एवं 1,000 रुपये की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में दिया जाएगा तथा सामूहिक विवाह आयोजन व्यवस्था पर प्रति कन्या अधिकतम 5,000 रुपये तक की राशि व्यय किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 25,000 रुपये एक मुश्त दे दिया जाता है। यह सब भले लिखा है पर एक मुश्त 25,000 रुपये शासन द्वारा दे दिया जाता है। और इसमें जो विधवा विवाह है, अनाथ बच्चे बच्चियाँ हैं, निराश्रित कन्याएं हैं, वह भी इस योजना के तहत शामिल है। इन सबको प्रोत्साहन दिया जाता है। यह आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि योजना अंतर्गत विगत वर्ष 2021-22 में 4689 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जा चुका है। योजना अंतर्गत 2022-23 में लगभग 7,600 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य रखते हुए कुल 19 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, बजट का प्रावधान किया गया है। अगला है कौशल्या मातृत्व सहायता योजना। यह योजना भी जो बच्चियां हैं, बालिका हैं, उनके जन्म में सहायता शासन द्वारा दिया जाएगा। बालिका भ्रूण हत्या है, गर्भावस्था, सुरक्षित स्तनपान आदि के लिए यह योजना की शुरुआत 7 मार्च 2022 को किया गया। इसके तहत 1/1/2022 के उपरांत जो भी बालिकाएं जन्मी हैं उनको एक ही किस्त में 6,000 रुपये शासन द्वारा देने का प्रावधान किया गया है। इसकी उपलब्धि की बात करें तो कौशल्या मातृत्व योजना अंतर्गत 2022 तक 1171 हितग्राहियों की जानकारी ऑनलाइन संचालित सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट की जा चुकी है। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 17 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा संबंधित हितग्राहियों को अब तक कुल राशि का
68,55,000 रुपये का भुगतान डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया गया है। अगली योजना में महिला जागृति शिविर है। इसके तहत महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी देना, शिविर के माध्यम से शिविर लगा के, तथा कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को जागृत करना व संगठित करना, कुप्रथाओं के विरुद्ध अपना आवाज उठा सके, यह इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न अनेकों जिलों में शिविर आयोजित किया गया, जनपद स्तर पर, ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, यह सब शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर वित्त वर्ष 2021-22 में यह डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 2239 शिविरों का आयोजन किया गया तथा 5,06,729 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। 5,06,729 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। गलतियों को आप क्षमा कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ऑन कैमरा कोई नहीं रहता, मेरे सामने एक कैमरा बस रहता है। चूंकि ऑनलाइन है, स्पीड बोलना पड़ता है, इससे कुछ गड़बड़ियाँ होती है, लेकिन आप बोलने में कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं उसको मत पकड़िएगा। जो पीडीएफ में लिखा है वह पूर्ण रूप से सही है, उसको आप ध्यान में रखिएगा और आपकी जो असुविधा होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए देखते हैं अगला बिंदु। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 485.01 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, जो महिला जागृति शिविर के लिए है। अगला हम योजना देखते हैं, दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम। इसके तहत योजना के तहत महिला स्वयं सहायकों की सुदृढ़ीकरण हेतु उनकी क्षमता विकास के लिए दिशा दर्शन कार्यक्रम, उपयुक्त स्थानों का चयन, अध्ययन, भ्रमण कराना, ताकि महिलाएं उससे प्रेरणा लें, इस अनुभव में से खींचकर, इस योजना के तहत अनुभव तथा सीख कर इन सब गतिविधियों में सम्मिलित हो। अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह जो है वो बनेगा तो स्त्री जो सशक्तिकरण है उनके लिए अच्छा होगा। और यह योजना 2012-13 से संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत 2021-22 में 4,335 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना अंतर्गत 150 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है, मतलब 1,50,00,000 रुपए। इस योजना का उद्देश्य है कि जो महिलाएं समूह हैं उनकी जानकारी अनेकों लोगों तक पहुंचे और महिला जो समूह है उनका सुदृढ़ीकरण हो, अधिकतर वह काम कर पाए। अगला योजना है नवा बिहान योजना। यह योजना घरेलू हिंसा के रोकथाम हेतु संचालित किया जा रहा है। इसके तहत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, उसके क्रियान्वयन को राज्य द्वारा सुनिश्चित किया जाए जमीनी स्तर पर, इसलिए नवा बिहान योजना को संचालित किया जा रहा। अभी तक 27 जिलों में संचालित किया जा रहा। संगठित जिलों में 4 जिले क्रमशः, जो नवगठित जिले हैं उनमें क्रमशः शक्ति, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मोहेला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी एवं सारंगढ़ बिलाईगढ़ में योजना संचालन के लिए नवा बिहान सेल गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यहाँ भी गठन की प्रक्रिया जारी है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिला में स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति तथा उनके सहयोग के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं भित्तिया की सेवाएं संविदा पर ली गई हैं। इसका कहना है कि ये जो भी योजना से जुड़ेंगे उनका कंप्यूटरीकृत डाटा होगा और इस कंप्यूटर को चलाने के लिए एक महिला ही उपयुक्त होगी। और इस योजना के तहत जो भी पीड़िता है, क्योंकि हिंसा से पीड़ित है, वह आएगी तो इसके तहत मिशन शक्ति का जितने भी योजना है, महिला संबंधी जितने भी योजना है, उन सबको यहाँ प्राप्त होगा। इसके तहत योजना के अंतर्गत पीड़ित महिला को आवश्यकता अनुसार विधिक सहायता, परामर्श, चिकित्सा सुविधा, परिवहन, आश्रय सुविधा जो मिशन शक्ति के अंतर्गत है, सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत है, वह सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में योजना अंतर्गत रुपए 356.60 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है, अर्थात 3,56,00,000 रुपए। योजना की इस कड़ी में अगला योजना है सुचिता योजना। यह एक मोस्ट आईएमपी योजना है। इसके तहत बालिकाओं के मानसिक धर्म के दौरान स्वच्छता संबंधी आदतों के विकास के लिए तथा इस दौरान बच्चियों का जो शिक्षण कार्य है वह अबाध रूप से चलता रहे, निर्बाध मतलब रुक ना पाए, उनको शिक्षण ग्रहण करने में समस्या ना हो, इस कारण इस योजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 24 जनवरी 2017 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किया गया छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। योजना के तहत शाला एवं विद्यालय एवं जो महाविद्यालय है, स्कूल और कॉलेज के जो अध्ययनरत बालिकाएं हैं उनको लक्षित किया जाएगा। इसके तहत विद्यालय व महाविद्यालय में 1 नग सैनिटरी वेडिंग मशीन एवं 1 नग भस्मक तथा 10,000 सैनिटरी पैड प्रदान किया जाएगा। जैसे यहाँ चित्र के माध्यम से स्पष्ट है कि एक सैनिटरी पैड के लिए मशीन रहेगा, उसके तहत जो बालिकाएं हैं वह इसको प्राप्त कर सकती हैं। स्कूल में और कॉलेज में यह लगेगी। वर्तमान में योजना अंतर्गत 3,697 हायर सेकेंडरी स्कूल एवं महाविद्यालय में सैनिटरी वेडिंग मशीन एवं भस्मक इकाई लगाया जा चुका है, ताकि जो सुनिश्चित रूप से उसका समन है, मिटिगेशन प्रबंधन है, वह हो सके, सुरक्षित रूप से उसे भस्म किया जा सके, इसके लिए है 2 मशीन लगेगा। और अगला है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट में प्रावधानित राशि रुपए 1,100 लाख में से 1,000 हायर सेकेंडरी स्कूलों में सैनिटरी वेडिंग मशीन एवं भस्मक इकाई की स्थापना की जानी है, अर्थात इसमें 2022-23 के बजट में 1,000 हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए इतने पैसे 1,100 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला है आगामी चरण में 100% शालाओं व कन्या महाविद्यालयों में यह मशीन के स्थापना का प्रावधान किया गया है। आने वाले जो भी चरण होगा उसके तहत सभी जो महाविद्यालय हैं स्कूल में यह लग जाएगी। तो एस्पिरेंट, यह थी योजनाएं।
अगले वीडियो में बचे हुए योजनाओं तथा जो संस्थाएं हैं उसको देखा जाएगा। उसके बाद विषयवार MCQs ये सब लाया जाएगा। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और अगर हमसे कहीं गलती होती है तो कमेंट आपके लिए खुला है, उससे हमें अवगत कराइए ताकि हम अपनी गलती को सुधार सकें। हमें अप्रिशिएट कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।